हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आईएमबी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम करें हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर के बारे में। और यहां से 2017 में, 19 में और नीट 2020 में यहीं से क्वेश्चन आया है। ये सभी भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां पर हम डिस्कस कर चुके हैं एलिमेंट्री के कैनाल के अंदर जो ओरल कैविटी होती है, जहां पे हमारे 2 मेजर ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से, टीथ एंड टंग, उनके बारे में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। और यहां से जो क्वेश्चन आ चुके थे आपके 15, 17 और 18 में, वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो आज उसी से कंटिन्यू जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। ओके, आज हम किसकी बात करने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा फेरिंग्स रीजन होता है, देन हम बात करेंगे ईसोफेगस की, देन हम बात करेंगे स्टोमक की एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की, और यहाँ पर जो इसके बाहर कवरिंग होती है, जो लेयर्स होती है, उनके बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द ओरल कैविटी लीड्स इनटू ए शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व एज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। सिंपल है, यहां पर हमारी ओरल कैविटी होती है। ओरल कैविटी बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट पार्ट हमारा कौन सा होता है? फेरिंग्स। अब फेरिंग्स के अंदर दोनों चीजें ओपन होती है, आपकी फूड पाइप भी और विंड पाइप भी। फूड पाइप कौन सी? आपकी ईसोफेगस, और विंड पाइप कौन सा? आपका ट्रेकिया। दोनों कहां पर ओपन होती है? आपके फेरिंग्स के अंदर ओपन होती है। द ईसोफेगस एंड द ट्रेकिया विंड पाइप ओपन इनटू द फेरिंग्स। यानी आपका ईसोफेगस कौन सा हो गया? फूड पाइप का पार्ट हो गया, और ट्रेकिया किसका पार्ट हो गया? विंड पाइप का। तो दोनों कहां पर ओपन होंगे? आपके फेरिंग्स के अंदर ओपन होंगे। A cartilaginous flap called epiglottis prevent the entry of food into the glottis। तो यहां पर जो है, जो आपकी ग्लोटिस होती है, जो आपके ट्रेकिया वाला पार्ट होता है, वहां पर उसके ऊपर एक कार्टिलेजिनस का बना हुआ एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। अब ये एपिग्लोटिस क्या करता है? जो हमारी विंड पाइप है उसको कवर करता है। कब करता है? जैसे मान लीजिए कि हमने जो वो फूड अभी मुंह के अंदर लेके गए हैं, वहां पर सबसे पहले क्या करेंगे? हम कटिंग, चीविंग और उसके बाउल बनाएंगे, और अब हम उनको स्वेलो करना, मतलब निगलना है, अंदर लेकर जाना है ईसोफेगस के। तो जब वो फूड यहां से ईसोफेगस के अंदर जाएगा, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो फूड है वो ओरल कैविटी से ईसोफेगस के अंदर ही जाना चाहिए, ट्रेकिया के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा? इसको बचाने के लिए जो ये कार्टिलेजिनस का फ्लैप होता है, जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, ये क्या करता है? उस ट्रेकिया को ऐसे कवर कर लेता है। मान लीजिए यहाँ पर ये ट्रेकिया, ये एपिग्लोटिस है, इसको ऐसे क्या कर लेगा? कवर कर लेगा, और फिर फूड जो है वो ऐसे ईसोफेगस के अंदर चला जाएगा। याद रखना, एपिग्लोटिस किसका बना होता है? कार्टिलेजिनस का बना होता है। ओके, तो यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलिंग। तो यहाँ पर ये जो स्वेलिंग के टाइम जो फूड हम निगलते हैं, अंदर जाता है, उस टाइम जो कवरिंग का काम करता है वो कौन करता है? आपका यही कार्टिलेजिनस से बना हुआ एपिग्लोटिस। आगे देखिए, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था, हमने बताया था इस पोर्शन को, बट अब फिर दोबारा से बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारी ओरल कैविटी आती है, जहाँ पर ये हमारी टंग है, ये हमारा टॉन्सिल्स है, और ये अपर जो पोर्शन है, यहाँ पर ये वाला जो अपर पोर्शन है, यहाँ से हमारी आती है नेजल कैविटी, यानी जिसे विंड पाइप बोलते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है ट्रेकिया, यानी थायराइड जो कार्टिलेज वगैरह वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर एक आपको ओपनिंग दिखाई दे रही है, ये वाली। ओके, जो ये फ्लैश करी है, ये क्या है? आपकी एपिग्लोटिस, जो कार्टिलेज की बनी होती है, ये जो है वो रेगुलेट करती है कि हमारा फूड जो है वो किसके अंदर ना जाए? विंड पाइप में। तो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रही है अच्छे से, ये क्या है? आपकी एपिग्लोटिस होती है। और इधर ये साइड जो स्ट्रक्चर है, ये आपकी विंड पाइप होती है। ओके, और ये जो बैक पोर्शन होता है, यहाँ पर क्या होती है? आपकी ईसोफेगस होती है, जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ईसोफेगस इज ए थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, thorax, diaphragm and leads to a J-shaped bag-like structure called stomach। तो अब जो है वो हमारे ईसोफेगस होती है। ईसोफेगस यहाँ ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये थिन पार्ट होता है, थोड़ी सी थिन होती है ये, बट लॉन्ग होती है, काफी लॉन्ग होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ में ओरल कैविटी से लेकर स्टोमक तक जाती है। ओके, और ये पोस्टीरियरली पैसेज थ्रू द नेक। जो हमारा नेक में आगे वाली जो रीजन दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर ये वाला जो ये कार्टिलेजिनस के फ्लैप से दिखाई दे रहा है, ये हमारा ट्रेकिया है, और जो फूड पाइप है वो इसके पीछे है। मतलब यहाँ पर ये जो है वो ट्रेकिया है, बट इससे पीछे वाला जो रीजन होता है, जो इस ट्रेकिया के पीछे जो रीजन होता है, वो कौन सा होता है? आपका ईसोफेगस होता है। ओके, तो ये ईसोफेगस किस किस से पास होती है? पहले थोरेसिक रीजन, ये जो हमारा थोरेसिक रीजन जो चेस्ट वाला रीजन आ चुका है, ये वाला कौन सा हो गया? थोरेसिक रीजन। देन यहाँ पर क्या होता है? जो लंग्स होता है उसके पास में क्या होता है? हमारा डायफ्राम। तो दो थोरेक्स से पास होते हुए और फिर डायफ्राम को पास करते हुए कहां पर ओपन होगी? जे शेप्ड बेग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोमक। तो यहाँ पर देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्टोमक की क्या शेप होती है? जे शेप्ड। ABCD ऐसा करके ऑप्शन दे सकते हैं वो, तो याद रखना जे शेप्ड। यहाँ पर लिखा है NCERT ने, तो हम जे शेप्ड ही लिखेंगे।
नेक्स्ट यहाँ पर ये देखिए आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे जाएगा, समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर अब देखिए ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ब्लू के अंदर, ओके, ये जो ब्लू वाली कार्टिलेजिनस है और ये वाला जो पोर्शन है ये ट्रैकिया का है। अब यहाँ से देखिए ट्रैकिया के बिल्कुल पीछे जो आपको ये वाली ऑप्शन दिखाई दे रही है ये कि आपका ईसोफेगस है। तो यहाँ पे देखिए पहले ट्रैकिया होती है आपकी, और जो आपकी ईसोफेगस है वो किस साइड हो गई, पोस्टीरियर हो गई, यानी इसके पीछे हो गई। और यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये हार्ट है, जिसके अंदर ये वेंट्रिकुलर है और ये एट्रियल है। उसके बाद ये जो नीचे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये आपका डायफ्राम है। तो यहाँ से देखिए ये जो ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से ये जो ओपनिंग आती है वो किसकी आती है, ईसोफेगस की ओपनिंग यहाँ से आ जाती है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्ट्रक्चर, ये किसकी है, ईसोफेगस यहाँ पे ओपन होता है। और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो किसका है, डायाफ्राम का है। तो ये पूरा हमारा डायाफ्राम कुछ ऐसा होता है, इसके जस्ट ऊपर जो हमारा हार्ट होता है और यहाँ पे होता है हमारा ट्रेकिया, और इसके जस्ट पीछे जो होती है वो हमारी होती है ईसोफेगस। A muscular sphincter gastroesophageal regulate the opening of the esophagus into the stomach। अब ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पिंक्टर क्या करता है, स्पिंक्टर जो है वो एक साइड की ऐसे होते हैं, स्पिंक्टर मतलब ऐसे कुछ ओपनिंग होती है जो इस साइड तो एंट्री बहुत आसानी से दे देते हैं, बट एग्जिट के टाइम पे वो जल्दी से किसी चीज को बाहर नहीं निकलने देते। अब मान लीजिए ऐसी ओपनिंग है, मैं ऐसे अंदर जाऊंगा तो चला गया, बट अगर मैं बाहर आने की कोशिश करूंगा तो ये ऐसे जो वो कवर हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, अंदर तो आसानी से जा सकते हैं बट ऐसे बाहर आने में थोड़ी सी कठिनाई होती है क्योंकि वो बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है स्पिंक्टर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये हमें बहुत जगह देखने को मिलेंगे। पाइलोरिक स्पिंक्टर, आगे जब हम स्टोमक से आगे जाएंगे तब भी स्पिंक्टर होगा, जब स्टोमक के अंदर आएगा तब भी स्पिंक्टर होगा, जैसे पेनक्रियास आएगा वहां पर भी स्पिंक्टर होगा। तो ऐसी ओपनिंग होती है। तो यहाँ पर जो एक मस्कुलर स्पिंक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंक्टर, ये क्या करता है, ये जो हमारी ईसोफेगस से जो स्टोमक के अंदर आ रहा है उस ओपनिंग को जो रेगुलेट करता है कि फूड अंदर आ गया अब वो बाहर ना जा पाए, इसीलिए उस चीज को कौन करता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंक्टर जो है वो मसल्स का बना होता है, इसीलिए लिख रखा है मस्कुलर। ओके, ये याद रखना। एपिग्लोटिस किसका था, कार्टिलेजिनस का, बट ये स्पिंक्टर ज्यादातर कैसे होते हैं, मस्कुलर होते हैं, मसल से बने होते हैं। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आपको याद रखना पड़ता है। ओके, द स्टोमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, और यहाँ पर ये अपर लेफ्ट पोर्शन पे, यहाँ पर जैसे थोड़ा सा अप साइड और लेफ्ट साइड जो होता है थोड़ा सा, ये हमारा स्टोमक प्रेजेंट होता है। ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी हैज 4 मेजर पार्ट्स। अब यहाँ पर मेनली 4 मेजर पार्ट्स होते हैं किसके, स्टोमक के। कौन कौन से देखिए, सबसे पहले एक कार्डियक पोर्शन इनटू विच द ईसोफेगस ओपन। तो कार्डियक पोर्शन वो होता है जहां पर जो है वो ईसोफेगस ओपन होता है। कई बार हम बोलते हैं ना हार्ट बर्न हो रहा है, मतलब एसिडिटी हो रही है तो हार्ट बर्न हो रहा है। तो होता क्या है एक्चुअली, बहुत ज्यादा अगर हमारे स्टोमक के अंदर एसिड बन रहा होता है तो वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो वहां पर क्या होता है, क्योंकि वो स्पिंक्टर ऐसा वो बाहर निकलने नहीं देता, तो यहाँ पर क्या होता है, जलन हमें महसूस होने लगती है। और यहाँ पर ये स्पिंक्टर बिल्कुल हार्ट के बिल्कुल पास में होता है। ऐसा नहीं है हार्ट बर्न हो रहा है तो दिल जले हो गया, मतलब दिल जल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो हार्ट के बहुत पास में होता है तो वहां पे हमें जलन महसूस होती है, तो इसलिए इसको बोला जाता है कि हार्ट बर्न हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। ओके, और यहाँ पर हार्ट की जो मसल्स होती है उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक। तो इसलिए जो हार्ट के पास में पोजीशन, इसलिए उसको ये सब भी बोला जाता है कार्डियक पोर्शन हो गया। देन है ए फंडिक रीजन। ये फंडिक रीजन क्या होता है, देखिए कई बार आप बहुत ज्यादा खाना खा लेते हो, ठीक है, मतलब पेट भर के, अब आप बोलते हो ना मैंने पेट भर के खाना खा लिया। अब कब पता चलता है आपने पेट भर के खाना खा लिए, वो तब पता चलता है जब आपने जो है वो खाना खा रहे हो फिर आप एकदम से डकार आती है और फिर क्या होता है वहां से गैस निकलती है उस टाइम। तो आप कहते हो अब मेरा पेट भर गया, अब मैं और नहीं खाऊंगा। वो क्यों निकलती है, क्योंकि देखिए जो आपका स्टोमक है उसके अंदर एसिड है और वहां पर बहुत सारी रिएक्शन भी चल रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है वहां पे गैसेस बनने स्टार्ट हो जाती है। तो वो गैसेस क्या होती है, फंडक रीजन में जाके जो वो पोर्शन में इकट्ठी होने लगती है, क्योंकि गैसेस हल्की होती है तो ऊपर की साइड उठेगी। अब उससे क्या होता है कि फंडस रीजन में अगर वो गैसेस बन रही है और आपने वहां तक फंडस रीजन तक फूड भर लिया, मतलब खा रहे हो फूड भर लिया, तो वहां पे जो फंडस रीजन में जो गैस है वो ईसोफेगस से होते हुए आपके यहाँ से बाहर निकलेगी, तो वो आपको डकार आती है। डकार आपको समझ में आ गया कब आती है, इसलिए जाती है। मेन जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं बेडी, जो आपका मेन सेंट्रल रीजन, उसका तो बॉडी नहीं, बॉडी बोलते हैं उसको, बॉडी नहीं बॉडी रीजन बोलते हैं, जो मेन बीच का जो पोर्शन होता है। एंड पाइलोरिक पोर्शन विच ओपन इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो आपका पाइलोरिक रीजन होता है वो किसके अंदर ओपन होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होता है, जिसको हम ड्यूडेनम भी बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन कौन सा आपका, ड्यूडेनम, वहां पर ओपन होता है आपका पाइलोरिक रीजन। अब एक बार हम यहाँ पर देखिए डायग्राम दिया हुआ है, उसको अच्छे से देख लेते हो, आपको समझ में आ जाएगा।
यहाँ पर ये देखिए आपका ईसोफेगस दिया हुआ है, ईसोफेगस में ये देखिए फंडस, देखिए थोड़ा सा अप रीजन है ना ऐसे ऊपर उठ के, और ये फंडस रीजन है। अब क्यों है, क्योंकि आप ये देखिए यहाँ पर गैसेज इकट्ठा होगी, यहाँ पर गैसेज आएगी तो यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी। अगर आपने यहाँ तक खाना खा रहे हो यहाँ तक खा लिया है तो यहाँ पर जो गैसेज है वो बाहर निकलेगी तो आपको डकार आएगी। अब ये देखिए कार्डियक रीजन है, कार्डियक रीजन यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए बहुत ज्यादा एसिडिटी बन रही है, यहाँ पे ईसोफेगस से बाहर निकलने की कोशिश हो रही है, तो अब यहाँ पे आपको जलन सी महसूस होगी, उसको बोलते हैं हार्ट बर्न वगैरह। बाकी जो मेजर पोर्शन हो गया ये आपका बॉडी हो गया, और यहाँ पर ये देखिए जैसे ड्यूडेनम के अंदर ओपनिंग जा रही है तो इसको बोलते हैं पाइलोरिक, और यहाँ लिखा भी हुआ है सुपीरियर पोर्शन ऑफ द ड्यूडेनम, तो ये ड्यूडेनम का पहला पोर्शन है जिसको बोलते हैं सुपीरियर पोर्शन ऑफ द ड्यूडेनम, यानी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है। तो ये डायग्राम भी आप होप आपको समझ में आ चुका होगा। ये देखिए अगर हम स्टोमक का सेक्शन लेते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देता है, जहां पर हमें सबसे पहले ये देखिए आपका कार्डियक नोच आता है, ये वाला जो रीजन होता है ये कार्डियक रीजन होता है। यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है ये फंडस रीजन है, ओके, अपर पोजीशन में जो येलो वाला है। ये डॉट अगर बात करोगे ये मेनली बॉडी पार्ट होता है। अब ये जो येलो डॉट है यहाँ पर ये नीचे है, ये पाइलोरिक आपका रीजन आ जाता है, फिर ये आपका पाइलोरिक कैनाल चलती है और यहाँ से आपका ड्यूडेनम जो स्टार्ट हो जाता है। तो स्टोमक को हम इनसाइड से देखेंगे तो कुछ ऐसा यहाँ पर स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। चलिए आगे देखिए, अब आगे लिखा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ओके, अब इसको कैसे याद रखोगे, पहले ड्यूडेनम आएगी या इलियम आएगी, तो डीजे, डीजे ऐसे याद रख सकते हो, डीजे। और कौन सा डीजे, आई, यानी मैं क्या, डीजे। तो डी मतलब ड्यूडेनम, जे मतलब जेजुनम, और उसके बाद कौन सी आएगी, इलियम। अगर आपको इसको याद रखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला कौन सा आएगा, ड्यूडेनम आएगा, देन आपका जेजुनम आएगा, एंड देन जो आपका इलियम आएगा। अब यहां से आपका नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, तो प्लीज लाइनों को बहुत अच्छे से देखना क्योंकि कॉपी पेस्ट करके डाली गई है, ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले अब 3 रीजन के अंदर सबसे पहला रीजन कौन सा आएगा, ड्यूडेनम, ए सी शेप्ड ड्यूडेनम। सबसे पहली कौन सी आएगी, सी शेप्ड ड्यूडेनम, यानी ड्यूडेनम को कौन सी शेप बोला गया है, सी शेप। स्टोमक को कौन सी शेप बोला गया है, जे शेप्ड। ये ऐसे याद रखना जो एनसीईआरटी में लिखा है वही। आगे ए लॉन्ग कोइल्ड मिडल पोर्शन, जेजुनम। उसके बाद जो है वो लॉन्ग है, ध्यान से देखो, एक एक वर्ड ध्यान से देना। लॉन्ग है, काफी लॉन्ग पोर्शन है, और कोइल्ड है। कोइल्ड मतलब ऐसे घुमाओ फिराओ ऐसे वाली है, मतलब जैसे उलझ जाना, जैसे आपकी ईयरफोन होती है, वायर होती है, उसके उलझ जाते हैं ना, ऐसे कोइल्ड है, ओके। एंड ए हाईली कोइल्ड इलियम, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रीजन आता है इलियम, वो हाईली कोइल्ड है, मतलब ईयरफोन को रखे हुए 4-5 महीने हो जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा उलझ जाती है, ऐसे इलियम बहुत ज्यादा उलझी हुई है। समझ में आ गया। मिडल पोर्शन जो है, जो जेजुनम है, वो पहली बात तो लॉन्ग पोर्शन है, मतलब सबसे लॉन्ग पूछे तो वो आपका जेजुनम आएगा। कोइल्ड है, हाँ है, बट हाईली कोइल्ड पूछे तो कौन सा आएगा, इलियम आएगा। नीट 2020 का क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। और इससे आगे जो वाला क्वेश्चन है यहाँ से AIPMT 2012 में भी आ चुका है, देखिए ध्यान से देखिए। द ओपनिंग ऑफ द स्टोमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर। अभी देखो हमने गैस्ट्रो स्फिंक्टर पढ़ा था पहले, जहां से ओपनिंग हो रही थी ईसोफेगस की, किसके अंदर, स्टोमक के अंदर। बट जब स्टोमक की जो पाइलोरिक रीजन है स्टोमक का वो ओपन होगा ड्यूडेनम में, तो फिर वहां पर फिर एक और स्फिंक्टर है। स्फिंक्टर कैसे होते हैं, मसल से बने होते हैं। तो यहाँ पर जो स्फिंक्टर है वो कौन सा है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये भी याद रखना, कौन सा, क्या नाम है इसका, पाइलोरिक स्फिंक्टर, यानी पाइलोरिक जो रीजन है वो ड्यूडेनम में ओपन होगा तो उसका नाम रख दिया पाइलोरिक स्फिंक्टर, ओके। इलियन ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी ध्यान रखना, जो आपकी इलियम है वो किस में ओपन हो रही है, लार्ज इंटेस्टाइन में। नीट 2020 में देखना वो कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का तो पार्ट है, किस में ओपन हो रही है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में हो रही है, ओके। आगे देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। अब ये किसकी बात कर रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या चीजें मिलेगी, सीकम, कोलोन और रेक्टम। 3 रीजन हमें मिलेंगे किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीकम के अंदर। सीकम इज ए स्मॉल ब्लाइंड सेक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे ऐसा पूछ लिया जा सकता है कि कौन सा ऐसा रीजन है जहां पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं सिम्बायोटिक फॉर्म के अंदर। तो यहां पर वो कौन सा रीजन है, सीकम, और वो किसके अंदर आता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो सीकम होता है वहां पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं, जिसे आप बोल सकते हो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं, ओके, जो कुछ विटामिन वगैरह बनाने का भी काम करते हैं।
A narrow finger-like tubular projection, the vermiform appendix, which is a vestigial organ, arise from the cecum. बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ पर और लिखा गया है। अब जो सिकम होता है उसी से एक और पोर्शन निकलता है जिसे बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, और ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर ये कोई भी काम नहीं करता है। कौन? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और ये एक फिंगर लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मतलब जैसे ट्यूब होती है वैसा है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है और काफी पतला है। ओके, और ये किससे अराइज होता है? सिकम पोर्शन जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का है उसी से अराइज होता है। आगे देख लीजिए, द सिकम ओपन इनटू द कोलोन। अब ये कोलोन जो है वो किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का ही है। तो यहाँ पर जो आपकी सिकम है वो किस में ओपन हो जाती है? आपकी कोलोन में। अब कोलोन के अंदर 4 मेन रीजन है। कौन कौन से? देखिए, द कोलोन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, दैट इज एन असेंडिंग, ए ट्रांसफर, डिसेंडिंग एंड ए सिग्मोइड कोलोन। यानी कौन कौन से रीजन है? 4 रीजन है। पहली आती है असेंडिंग यानी ऐसे ऊपर जाएगी, फिर ट्रांसफर यानी ऐसे चलेगी, फिर डिसेंडिंग यानी ऐसे आएगी, सिग्मोइड थोड़ा सा ऐसे कर्व होगा, उसको बोला गया सिग्मोइड कर्व। और जो सिग्मोइड है वो कहां पर ओपन होगा? देखिए, द डिसेंडिंग पार्ट ओपन इनटू द रेक्टम विच ओपन आउट थ्रू द एनएस। और फिर जो नेक्स्ट रीजन आ जाएगा आपका कौन सा? रेक्टम का, जो पास आउट हो जाएगा एनएस से। देखिए, हमने जो पीछे वाला डायग्राम अगर आपने नहीं देखा था ध्यान से, तो यहां पर देखिए, ये है आपका स्टोमक। स्टोमक से ये आपका सी शेप्ड स्ट्रक्चर है ड्यूडेनम, जहां पर ओपनिंग होगी पेनक्रियाटिक डक्ट वगैरह की जो होगी वो वाली। फिर यहाँ पर देखिए ये आपका आ गया जेजुनम, जो कि लॉन्ग है बट हाईली कोइल्ड नहीं है। यहाँ पर ये देखिए इलियम दिया हुआ है जो कि हाईली कोइल्ड है। इलियम जो होता है वो ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पर देखिए आपका सिक्कम है, सिक्कम से यहाँ पर देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सिक्कम के अंदर आपके सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो आपका वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। फिर ये ओपन होती है सिक्कम किसके अंदर? कोलोन के अंदर। कोलोन में 4 पार्ट है। पहले असेंडिंग कोलोन यानी जो ऊपर ऐसे जाती है, फिर ट्रांसफर कोलोन यानी आपके ऐसे जाती है, फिर डिसेंडिंग कोलोन यानी ऐसे जाती है, फिर सिग्मोइड कोलोन यानी थोड़ा सा कर्व होता है यहाँ पर, और फिर आ जाता है आपका रेक्टम और वो पास आउट हो जाती है एनएस से। तो यहाँ पर ये डायग्राम में जो दिया था यही सब कुछ इन्होंने बताया है। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। चलिए, अब हम यहाँ पर वॉल लेयर देखेंगे। जो हमारी पूरी इंटेस्टाइन होती है, ईसोफेगस हो, स्टोमक हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, उसके बाहर जो पूरी बनी होती है फूड पाइप, उसमें कितनी लेयर होती है और कैसे बनी होती है? देखिए, द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम पोजेस 4 लेयर्स। तो हमारी ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से लेकर रेक्टम तक जो है वो टोटल 4 लेयर होती है। सिरोसा आउटरमोस्ट होगी, फिर मस्कुलरीज, फिर सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ये 4 मेजर लेयर होगी। ओके, देखिए, नेमली सिरोसा, मस्कुलरीज, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। टोटल कितनी लेयर हो गई? 4। सिरोसा, मस्कुलरीज, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। जो आपकी सिरोसा है वो आप ये बोल सकते हो एपिथेलियम लेयर है जो बाहर वाली है, जिसे मीजोथेलियम भी बोल सकते हैं हम। ओके, और उसके बाद आएगी आपकी कौन सी? मस्कुलरीज। मस्कुलरीज के अंदर हम 2 रीजन पढ़ेंगे। कौन कौन से? एक होती है लॉन्गिट्यूडनल और एक होती है सर्कुलर। कहीं कहीं पर हम ये भी देखेंगे कि ओब्लिक लेयर भी हो सकती है। ओब्लिक क्या होती है? जैसे टेढ़ी वगैरह चलती है, वैसे कुछ कुछ रीजन में ओब्लिक भी हो सकती है। ओके, देन हमारी आएगी सबम्यूकोसा, जहां पर कुछ जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। नर्व्स और ब्लड सप्लाई भी आपकी किसके अंदर प्रेजेंट होगी? सबम्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट होगी। और ज्यादातर जो ग्लैंड वगैरह हैं वो भी कहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं? वो आपके प्रेजेंट होंगे म्यूकोसा के अंदर। बट कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि आपके सबम्यूकोसा लेयर के अंदर भी प्रेजेंट होंगे। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं, फिर थोड़ा सी अच्छे हो जाएगी हमारी चीजें क्लियर। तो अब मान लीजिए ये हमारे पास ऐसे लेयर चल रही है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना पेन। मान लीजिए ये हमारी ईसोफेगस है, हम इसको ऐसे कट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे बीच में से कट कर देते हैं, ये हम ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं। तो मान लीजिए अगर हम कट करेंगे तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है बीच में से। तो अब हम अगर उसको ऐसे देखें, जैसे ये पेन है ना, इसको ऐसे देख रहे हैं, तो कुछ अगर हम इसको ऐसे काट के और फिर ऊपर से देखेंगे तो वो हमें कैसा दिखाई देगा? तो वैसा ही कुछ यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ पर क्या लिया गया है? जो हमारी ईसोफेगस उसको ऐसे कट किया गया, फिर हम ऊपर से देख रहे हैं तो ये हमें कुछ लेयर दिखाई दे रही है। अब देखिए आउटर मोस्ट जो है वो कौन सी आपकी सिरोसा है। सिरोसा मैं बता चुका हूं, जिसे आप मीजोथेलियम भी बोल सकते हो। ये एपिथेलियम लेयर होती है। अब एपिथेलियम क्या करती है? जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग का काम करती है। ओके, तो ये आपकी सिरोसा है।
फिर देखिए यहाँ पर मस्कुलरीज लेयर है जो सेकंड मोस्ट है, ये आपकी सिरोसा होगी बिल्कुल मास्ट वाली। अब ये मत बोलना कि ये वाली लेयर, ये जो हम रेड अभी कर रहे हैं ना, ये आपकी मस्कुलरीज का ही पार्ट है, क्योंकि एपिथेलियम जो होती है वो कैसी होती है, सिंगल सेल से बनी हुई लेयर होती है, सिंगल सेल से बनी होती है। तो सिंगल सेल की तो बिल्कुल एक पतली सी लेयर होगी, वो होगी सिरोसा। उसके बाद में आ जाती है मस्कुलरीज। अब मस्कुलरीज होती है दो प्रकार से, एक होती है सर्कुलर और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर समझ लीजिए। मान लीजिए ये हमारा ईसोफेगस जा रहा है, ओके, ये हमारा ईसोफेगस है। अगर इस ईसोफेगस के ऐसे चल रही है लेयर, मतलब यहां से लेकर यहां तक ऐसे जो लेयर चल रही है ऐसे, तो इसका मतलब क्या है, वो लॉन्गिट्यूडनल है। मतलब जैसे ईसोफेगस लेंथ में है उसी के ऐसे बराबर चल रही है, पैरेलल उसके चल रही है, तो वो कौन सी हो जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगी, मतलब उसी के लेंथ में चल रही है। तो जो आउटर लेयर होगी वो लॉन्गिट्यूडनल होगी। इनर में जो होगी वो ऐसे सर्कुलर होगी। सर्कुलर मतलब ऐसे इसके बाहर, ऐसे सर्कल के अंदर, ऐसे सर्कल के अंदर ऐसे घूमती हुई होगी। ओके, तो यहां पर मस्कुलरीज दो तरह से अरेंज होती है। एक तो होती है लॉन्गिट्यूडनल, वो आउटर में होती है, मतलब जैसे मस्कुलरीज लेयर होगी उसके बाहर वाली होगी ऐसे लेंथ की, ऐसे होगी, ओके, लेंथ में थोड़ा सा उसके अंदर जाओगे तो अब वो मस्कुलरीज है, बट वो ऐसे सर्कुलर होगी, ऐसे घूमती हुई। और कहीं कहीं पर जो होती है वो ओब्लिक लेयर भी होती है। ओब्लिक कैसे होती है, कहीं ऐसे टेढ़े मेढ़े तिरछे मिर्चे रास्ते होते हैं, उनको हम बोलते हैं ओब्लिक लेयर। वो कहीं कहीं पर मस्कुलरीज के अंदर प्रेजेंट होगी, बट मेनली आपके दो ही अरेंज होती है, इनर सर्कुलर में, आउटर लॉन्गिट्यूडनल में। अब आप कहोगे कि ये याद नहीं रहते कभी कई कई बार कि हमें कौन सी आउटर थी कौन सी इनर थी। सिंपल सा है, सी आई सेकेंड वर्ड देखिए बस आपका, सी आई, आई 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 इनर, तो आई से कौन सा आया, इनर आया। एल ओ सेकेंड वर्ड देखिए क्या है, ओ, ओ से मतलब कौन सा आ गया, आउटर आ गया। तो आप अगर लॉन्गिट्यूडनल या सर्कुलर सेकेंड वर्ड देख लीजिए बस, एल ओ, ओ से आउटर होगी, सी आई, आई से इनर होगी। अगर आप ऐसा याद रखना चाहते हो ऐसे रख सकते हो, आप वैसे याद रखना चाहते हो कैसे भी आपकी मर्जी है। फिर जो मस्कुलरीज लेयर है उससे आगे वाली आ जाती है आपकी सबम्यूकोसा लेयर। सबम्यूकोसा के अंदर हमें ज्यादातर जो ब्लड वेसल्स वगैरह, आर्टरीज, वेंस वगैरह, लिम्फेटिक वेसल्स वगैरह, वो ज्यादातर सबम्यूकोसा के अंदर देखने को मिलेगी। एंड देन जो हमारी बिल्कुल है वो है इनर मोस्ट, वो है म्यूकोसा लेयर। और ये जो है ल्यूमन, ल्यूमन यानी जो खाली जगह होती है जहां से हमारा फूड पास होगा। तो अब देखिए ये ईसोफेगस है, स्टोमक है, इन सब में से क्या पास होगा, फूड तो जाएगा ना, तभी तो डाइजेस्ट हो पाएगा। तो वो ल्यूमन जो खाली जगह होती है, ओके। और ये आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये माइक्रोविलाई है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लिया हुआ पोर्शन। देखिए डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गन, ट्रांसवर्स सेक्शन इसको बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इसको बोलते हैं। अगर ऐसे कट करोगे तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ऐसे कट करोगे तो ट्रांसवर्स सेक्शन। चलिए अब हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। आई होप कि आपको ये चीजें तो समझ में आ ही गई होगी लगभग। चलिए देखिए, सीरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ ए थिन मीजोथीलियम दैट इज एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स। तो जो भी हमारा फूड पाइप से रिलेटेड ऑर्गन्स होते हैं, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, स्टोमक हो, इसोफेगस हो, तो वहां पर जो बाहर वाली एपिथीलियम है उसी को हम बोलते हैं मीजोथीलियम। ये नाम ही चेंज किया गया है बस, ओके। तो ये एक्चुअल में एपिथीलियम लेयर है जिसे मीजोथीलियम भी बोल सकते हैं, जो कि आपकी सीरोसा है विद सम कनेक्टिव टिश्यू। अब याद रखना सिरोसा के अंदर कुछ कुछ कहीं कहीं जगह पर आपको कनेक्टिव टिश्यू भी देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी फूड पाइप इसको कनेक्ट भी करके रखना है, एक पोजीशन पे रखना है, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू भी कहीं कहीं पर होते हैं। नेक्स्ट हमारी आ जाती है मस्कुलरीज। मस्कुलरीज इज ए फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स। याद रखना मस्कुलरीज के अंदर कौन से मसल्स हैं? स्मूथ मसल्स हैं, ओके। और हमें पता भी होना चाहिए, हमने जब पढ़ा था कि स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स कौन सी होती है? जो स्केलेटन के साथ अटैच होती है मसल्स, जो कि वॉलंटरी होती है, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इनवॉलंटरी होती है जो स्मूथ मसल्स होते हैं, जिनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो मसल्स होती है वो स्मूथ मसल्स होती है, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आज मैं कार्बोहाइड्रेट का बस जो है वो डाइजेस्ट करूंगा, कल प्रोटीन करूंगा, उसके बाद फैट करूंगा, अपनी मर्जी से ऐसे 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 कर करके जो है वो, मैं जैसे बाबा रामदेव जी पूरा पेट हिलाते हैं वैसे वैसे कर करके, वो तो पेट हिलाते हैं, मैं तो पूरी इंटेस्टाइन हिलाऊंगा अपनी मर्जी से कि आज यहाँ से यहाँ पास होगा फूड। ऐसा नहीं कर सकते ना, इसीलिए। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, स्मूथ मसल्स है, यानी इनवॉलंटरी है। यूजुअली अरेंज्ड इन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ये तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि इनर जो है वो सर्कुलर होगी और आउटर जो वो लॉन्गिट्यूडनल होगी। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एन ओब्लिगेट मसल्स लेयर मे बी प्रेजेंट इन सम रीजन। ध्यान से देखो, ओब्लिक का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, तिरछा, ऐसे वैसे। तो कुछ कुछ रीजन के अंदर जो आपकी मस्कुलरीज है वहां पर ओब्लिक मसल लेयर भी देखने को मिल जाती है, ओके। तो यहाँ पर सिरोसा हो चुकी है, मस्कुलरीज हो चुकी है। अब हम बात करेंगे सबम्यूकोसा की। देखिए, द सबम्यूकोसल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व्स।
अब देखिए यहाँ पर भी लूज कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, हम कनेक्टिव टिश्यू भी 2 टाइप के पढ़ते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और लूज कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर कौन सा है? लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये भी आप याद रखना। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, हमने वहाँ पे क्वेश्चन वगैरह भी डिस्कस करवा चुके हैं और वहीं का ये रीजन है। तो अब आपको वो जब चैप्टर पढ़ते हो तो ये इसको थोड़ा सा लिंक करके वहाँ से याद कर सकते हो कि वहाँ पे क्या क्या दिया था। तो यहाँ पर ये लूज कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है। लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है किसके अंदर? आपकी सबम्यूकोसल लेयर के अंदर, कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड्स, लिम्फ वेसल्स। तो यहाँ पर आपकी नर्व्स भी होती है, वो भी इसी के अंदर होती है। आपकी क्या होती है? ब्लड वेसल, जो आर्टरीज वेन्स है वो भी इसी के अंदर होती है, और जो लिम्फ नोड्स होती है वो भी इसी के अंदर होती है। जो लिम्फेटिक वेसल्स वगैरह होगी वो भी कौन सी लेयर के अंदर होगी? सबम्यूकोसा लेयर के अंदर होगी। ये पॉइंट आप याद रखना। इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सबम्यूकोसा। ड्यूडेनम के अंदर कुछ एक ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो एंजाइम्स वगैरह सीक्रेट करेंगे। तो यहाँ पर जो सबम्यूकोसा लेयर है वहाँ पर आपकी कौन कौन सी चीज़ें हो गई? सबसे पहले वहाँ पर हो गई नर्व्स, फिर हो गई आपकी ब्लड सप्लाई, फिर आपकी हो गई लिम्फ वेसल्स, फिर उसके आपको जो ड्यूडेनम लेयर है वहाँ पर आपको कुछ ग्लैंड्स भी देखने को मिलेंगे। द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द म्यूकस। और इनर मोस्ट जो लेयर है वो कौन सी हो गई? आपकी म्यूकोसा लेयर हो चुकी है। अब ये जो म्यूकोसा लेयर होती है ये आपकी ज्यादातर सरफेस एरिया इंक्रीज करने में काम आती है, तो ये थोड़ी सी इरेगुलर होती है। द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द म्यूकस। दिस लेयर फॉर्म इरेगुलर फोल्ड दैट इज कॉल्ड रैगी। तो यहाँ पर ये जो रैगी होती है, जो इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं ऐसे इरेगुलर से, वो कहाँ पर मिलेंगे? हमें म्यूकोसा लेयर के मिलेंगे। इन द स्टोमक एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग कॉल्ड विलाई। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की पॉइंट ध्यान से समझना। इरेगुलर फोल्ड आपसे ऐसा आ जाए, रगी, RUGAI, रगी इज प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इसोफेगस या फिर आपका स्टोमक। तो आपको लगाना है स्टोमक। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ने ये बोला। देखिए, दिस लेयर फॉर्म ए इरेगुलर फोल्डिंग रगी इन द स्टोमक। तो जो आपकी रगी है, जो इरेगुलर फोल्ड्स है, वो कहां पे प्रेजेंट है? स्टोमक के अंदर प्रेजेंट। अगर एनसीईआरटी ने ऐसा बोला तो ऐसा याद रखना। एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग कॉल्ड विलाई। विलाई जो फिंगर लाइक फोल्डिंग होंगे, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे, जो आपकी म्यूकोसा लेयर के ही है मॉडिफिकेशन, वो कहां पर प्रेजेंट होंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो याद रखना, विलाई जो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और रगाई जो वो स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होती है। बट ये दोनों ही किसकी फॉर्म है? ये आपकी फॉर्म है म्यूकोसा लेयर की। ओके, चलिए। द सेल्स लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई। तो यहां पर बहुत सारे प्रोजेक्शन बनते हैं जिसको बोलते हैं माइक्रोविलाई, गिविंग ए ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। जैसे आप ब्रश करते हो सुबह सुबह, तो उसमें देखिए ब्रश जहां पर आप पेस्ट लगाते हो तो वो कैसे होते हैं? ब्रिस्टल से ऐसे, उसे होता है कैसे? ऐसे 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 होता है, तो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा इंक्रीज, ऐसा ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस बन जाता है माइक्रोविलाई का। किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? सरफेस एरिया जो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ताकि जो हमारा फूड है वो अच्छे से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो पाए। These modification increase the surface area enormously। तो यहां पर जो है वो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। Villi are supplied with a network of capillaries and a large lymph vessels called the lacteal। तो यहां पर देखिए आपकी ये जो आर्टरीज और वेन्स वगैरह होती है, जिसे हम कैपिलरीज बोलते हैं, लास्ट में बहुत पतली हो जाती है, वो भी प्रेजेंट होती है किसके अंदर? ये जो विलाई है इसके अंदर। इसके अलावा लार्ज लिम्फ वेसल्स भी होती है जिन्हें हम बोलते हैं लैक्टियल। तो जो यहां पर आपकी ये पूछा जा सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो लिम्फ वेसल्स होती है उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोला जाता है लैक्टियल। ओके, लैक्टियल प्रेजेंट होगी, उसके बाहर जो है वो कैपिलरीज होगी, आपकी आर्टरीज, वेन्स वगैरह। म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गोबलेट सेल विच सीक्रेट म्यूकस दैट हेल्प इन द ल्यूब्रिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो म्यूकोसा में एपिथेलियम है, मतलब इनर मोस्ट जो होता है ना, इनर मोस्ट होगी, ये जो माइक्रोविलाई वाली आपको ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं डायग्राम के अंदर, ये क्या है? आपके एपिथेलियल सेल है। तो यहां पर इनके बीच बीच में कहीं कहीं पर गोबलेट सेल्स होंगे, और गोबलेट सेल से आपका नीट 2019 में क्वेश्चन आया था, जो हमने डिस्कस भी किया था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स के अंदर। आप जाकर देख सकते हो, वहां पर हमने बात भी की यूनिसेलुलर ग्रैंड्स एंड मल्टी सेलुलर ग्रैंड्स एपिथेलियम के अंदर, और वहां से क्वेश्चन भी डिस्कस करवा चुके हैं। ओके, तो आप कई बच्चे यहाँ पर पढ़ते रहते थे कि ये यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, हमने कहा था वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल से क्वेश्चन आया हुआ है।
अगर आपने वो लेक्चर देखा हुआ तो अच्छी बात, आप लिंक कर सकते हो, अगर नहीं देखा तो आप देख भी सकते हो या खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए गोबलेट सेल्स होते हैं, ये किस में मदद करते हैं, ल्यूब्रिकेशन के अंदर मदद करते हैं। अब आगे देखिए, म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड्स इन द स्टोमक। इसके अलावा जो म्यूकोसा होते हैं वहां पर कुछ स्टोमक के अंदर ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं हम, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इसके अलावा क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हम आगे पढ़ेंगे कि वहां पर अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं गैस्ट्रिक के, क्योंकि वहां पर भी एंजाइम वगैरह सीक्रेट करने होते हैं। ओके, तो यहां पर इसके अलावा ये तो आपके जो ग्लैंड्स होते हैं, जो म्यूकोसा लेयर है उसमें जो स्टोमक की जो म्यूकोसा लेयर है वहां पर तो होंगे ग्लैंड्स, बट जो इंटेस्टाइन है वहां पर देखिए क्या होता है, वहां पर होता है क्रिप्ट्स। अब ये क्रिप्ट्स क्या होते हैं, क्रिप्ट्स होते हैं जो बिल्कुल बेस होता है विलाई का, मतलब जैसे ये हमारे फिंगर है, जैसे हमारी फिंगर है, ये फिंगर आप ये मान लीजिए ये माइक्रो विलाई है, तो ये जो हमारा पोर्शन हो गया ना बिल्कुल ये वाला, जो जहाँ पे बिल्कुल खाली जगह जहाँ से स्टार्ट होती है हमारी फिंगर, ये वाला जो रीजन हो गया ना, ये क्या हो गया, क्रिप्ट्स, क्योंकि ये बिल्कुल बेस में है, इस फिंगर के बिल्कुल बेस में ये क्रिप्ट्स हो गए, ये ऐसे, ये क्या हो गए, क्रिप्ट्स हो गए। इनको क्या बोला जाता है, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकोन। लाइबरकोन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पता लगा था इसलिए नाम रख दिया क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकोन। तो यहाँ पर होते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकोहन। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकोन के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं पिनीथ सेल्स, और वो लाइसोसोम सीक्रेट करते हैं। तो ये भी याद रखना क्योंकि 2017 में क्वेश्चन आ चुका है, अभी डिस्कस करेंगे। तो क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकोन में कौन से सेल्स होते हैं, आपके पिनीथ सेल्स होते हैं। आगे देखिए, ऑल द 4 लेयर्स शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट। मतलब जहां पे जैसी जरूरत होती है उसी हिसाब से इनकी लेयर के अंदर अलग अलग मॉडिफिकेशन हो जाती है। अब देख लेते हैं, यहाँ पर डायग्राम किया हुआ है आपका विलाई का। तो यहाँ पर ये विलाई दिखाई गई है और ये जो ग्रीन वाला है वो एपिथेलियम। अब यहाँ पर देखिए इनके बीच में एक येलो लेयर दिखाई दी है, लैक्टियल। लैक्टियल क्या होती है, आपकी जो लिम्फ वेसल्स होते हैं उन्हीं को बोलते हैं। ह्यूमन डाइजेशन एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर है, वहां पर हम इसके बारे में पढ़ते भी हैं। वो चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पे हमने सारे लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड वगैरह बता चुके हैं, और पूरा वो नेटवर्क वाला डायग्राम भी दिया हुआ है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। अब वो चैप्टर भी चेक कर सकते हो, तो ये लिंक करके आपको पढ़ोगे तभी समझ में आएगी। तो वो लिम्फ क्या काम करता है, कौन से प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, कौन से सेकेंडरी होते हैं, तो आप पढ़ सकते हो पूरा। तो वो लैक्टियल क्या है, एक लिम्फ वेसल्स है। फिर इसके अलावा देखिए यहाँ पे कैपिलरीज है, कैपिलरीज आपकी आर्टरीज और वेंस जिसे बोलते हो। और फिर उसके बाद यहाँ पर दिया भी हो, देखिए आर्टरीज दिखाई गई है रेड कलर में और ब्लू कलर में वेंस दिखाई गई है। और यहाँ पर ये भी दिखा भी हो, देखिए क्रिप्ट्स। क्रिप्ट्स ये क्या है, देखिए यहाँ पर ये ऐसे विलाई आ रही है और ये बिल्कुल बेस वाला, जैसे यहाँ पर ये विलाई आ रही है और ये बिल्कुल बेस वाला पोर्शन इसे। अब ये क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकोन याद रखना कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। नीट 2019 में मैच द कॉलम क्वेश्चन आया हुआ है, जिसे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन को, क्योंकि वो मैच द कॉलम है जहां से हमें लीवर के अंदर भी और पेनक्रियाज के अंदर भी कुछ पढ़ना है, तभी वो क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये याद रखना, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकोन अभी बता देता हूँ। बाकी 2017 और 19 वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नीट 2017 का क्वेश्चन जो है ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। विच सेल्स ऑफ क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकोन सीक्रेट एंटीबैक्टीरियल लाइसोसोम, अर्जेंटिना फीन सेल्स, पेनिथ सेल, जाइगोजिन सेल्स और कफर सेल्स। तो ध्यान से देख लीजिए, यहां पर एक एक चीजें हैं। सबसे पहले देखिए आपका दिया हुआ है अर्जेंटिना फीन सेल्स। अर्जेंटिना फीन सेल्स क्या करते हैं, अर्जेंटिना फीन सेल्स जो है वो हार्मोन सीक्रेट करते हैं। किसके अंदर हार्मोन सीक्रेट करते हैं, स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये राउट एपिथेलियम सेल्स होते हैं जो कि आपके स्टोमक और इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं, एक एक चीज ध्यान से याद रखना, क्योंकि अगर ऐसा ऑप्शन अगली बार आ गया तो फिर मत बोलना। ये जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं वो है सेरोटोनिन। अब आप पूछोगे सेरोटोनिन क्या काम करता है, सेरोटोनिन जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है, क्योंकि यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होती है उसको रेगुलेट करने के लिए एक हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है सेरोटोनिन, जो कि रिलीज किया जाता है अर्जेंटिना फीन सेल्स के द्वारा, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक के अंदर, और बिल्कुल एपिथेलियम लेयर के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो ऑप्शन आपका पेनिथ सेल, यहाँ ये यही प्रेजेंट होते हैं, पेनिथ सेल ही क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकोन के अंदर, जो एंटीबैक्टीरियल लाइसोसोम सीक्रेट करते हैं, ये मैंने आपको बताया भी था। नेक्स्ट आता है आपका जाइमोजिन सेल्स। जाइमोजिन सेल्स क्या करते हैं, जाइमोजिन सेल्स होते हैं वो एंजाइम सीक्रेट करते हैं। ओके, यहाँ पर ये कुछ प्रो एंजाइम्स जैसे सीक्रेट करते हैं। ये आप ये भी बोल सकते हो चीफ सेल भी इनको बोल सकते हो, जाइमोजिन सेल्स को आप चीफ सेल भी बोल सकते हो, जहां हम स्टोमक के अंदर पढ़ेंगे भी। ओके, आगे हम पढ़ेंगे, वहां पर हम दोबारा बता दूंगा। नेक्स्ट आपका कफर सेल्स। कफर सेल्स जो होते हैं वो लीवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, मतलब जो हमें डिजीज वगैरह कोज कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसे सेल्स हैं जो हार्मफुल हो सकते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम, तो ये कफर सेल्स का होता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लीवर में। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से पेनिथ। मैंने सारे ऑप्शन अच्छे से आपको डिस्कस कर दिए।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नीट 2020 ईयर आपकी स्क्रीन पर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे करेक्ट बतानी है। ऑप्शन देख लीजिए। Ileum open into small intestine. Serosa is the innermost layer of the alimentary canal. Ileum is a highly coiled part. Vermiform appendix arise from duodenum. हमें करेक्ट बतानी। सबसे पहले इलियम ओपन इनटू, हमने साफ साफ मैंने आपको कहा था इलियम जो वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। सिरोसा इज द इनर मोस्ट, सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये भी गलत हो गया। इलियम इज ए हाईली कोल्ड, मैंने बताया था, ध्यान से रखना, इलियम हाईली कोल्ड होता है, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। आंसर आएगा ऑप्शन सी। डी देख लीजिए, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइज फ्रॉम ड्यूडेनम। जी नहीं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइज फ्रॉम सिक्कम, ये आता तो हमारा सही होता, तो ड्यूडेनम यहाँ पे गलत हो गया। ये हमारा प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। 2019 वाला भी प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है। तो ये सारे क्वेश्चन थे और ये हमारी थ्योरी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।